हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने अजय स्टडी 95 में। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 चैनल से। आपके लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। हिंदी कक्षा 12 में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो हमारे 2026 फरवरी में जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। और गारंटीड ये क्वेश्चन आते हैं और हर बार आते हैं। ऐसा कोई भी ईयर है नहीं जिस बार ये आए नहीं है। हर बार पूछी जा रही है पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी हर पेपर में पूछी जा रही है। बहादुर की कहानी पूछी जा रही है। तो आज हम आपके लिए पंचलाइट कहानी का सारांश बताएंगे, कैसे लिखेंगे, किस हिसाब से आपको करना होगा, याद कर लीजिए अपना। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे अजय स्टडी 95 यूट्यूब चैनल से। आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलते हैं अपने किस्सा प्रश्न नंबर 1, पंचलाइट कहानी का सारांश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जानदार प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके पेपर में 100% 5 नंबर क्लियर कराने जा रहे हैं। इस वीडियो से आपको 5 नंबर की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस क्लास को देखने से 5 नंबर तो आपके क्लियर ही आपको देखने को मिलेंगे। और आगे और थोड़े क्वेश्चन हमने इसमें जोड़ दिए हैं, उन क्वेश्चन को भी याद कर लेना, हो सकता है उनमें भी आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी है जो भाई साहब पंचलाइट कहानी है वो रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी बिहार के एक पिछड़े गांव परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। मेरे दोस्त, महतो टोली में एक अशिक्षित लोग रहते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। मेरे दोस्त, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। जो ये पंचलाइट उन्होंने जो मेला में से खरीदा था, जो एक पेट्रोमैक्स खरीदा था, उसे वो पंचलाइट समझते थे, क्योंकि वो अशिक्षित लोग थे और वो उसे बहुत ही सम्मान की चीज़ समझते थे, बहुत ही ज़्यादा सम्मान की चीज़ समझते थे, इसलिए उसे बहुत ही सम्मान देते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हुए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार जो है वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। जो सरदार था उस गांव का, वो अपनी पत्नी से कहता है कि इस पंचलाइट की पूजा पाठ करने से पहले एक पूजा पाठ करने के लिए एक अच्छा प्रबंध कर लिया जाए। इस पंचलाइट के बारे में वो बताता है। तो सभी उत्साहित लोग, परंतु समस्या उठती है। एक समस्या पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इतने सीधे साधे उस गांव के व्यक्ति थे कि वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता था। वहीं एक गांव में एक गोधन नाम का युवक रहता था। वह गांव की मुन्नी नामक एक युवती थी, उससे प्रेम करता था। मुन्नी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की। जो उस मुन्नी से, जो एक गोधन नाम का व्यक्ति था, एक युवक था, वो उस मुन्नी नामक युवती से प्रेम करता था। उसकी माँ ने उसको देखा और उसकी माँ ने उस गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। उसके घर के सामने से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बरादरी से निकाल रखा है। यह शिकायत की थी। और एक वो उसके घर, वो बताती है कि हमारे घर से ये सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है, इसलिए उसको, जो पंच लोग थे उस गांव के, उसने उसको अपनी बरादरी से निकाल दिया था। मुन्नी को पता है
कि गोधन पंच लाइट जला सकता है। उस लड़की जो मुन्नी नामक लड़की थी उस गांव में, उसको पता था कि ये पंच लाइट को सिर्फ गोधन ही जला सकता है, पंच लाइट को ये गोधन ही जला सकता है। वह चतुराई से है बात पंचों तक पहुंचा देती है। जो पंच तक पहुंचा देती है, पंच गोधन को पुनः बरादरी में ले लेते हैं। पंचों को जब पता चलता है कि गोधन ये पंच लाइट को जला सकता है, तभी इतनी बात सुनते ही जो पंच लोग थे उस गांव के, वो गोधन को पुनः अपनी बरादरी में वापस ले लेते हैं। वह पंच लाइट को जला देता है, वह पंच लाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। जिस माँ ने उस युवक की जो शिकायत की थी, उसने स्पेक्ट्रोमैक्स को जब उसने जलाया था, पंच लाइट को जब उसने जलाया, तो उसको देखकर एक प्रसन्न होकर उसने अपने घर पे उसको निमंत्रण दिया और कहा कि आज शाम का भोजन हमारे घर पे ही करोगे। तो पंच भी माँ गुलरी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ है, खूब खाओ खूब गाओ सलीमा का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। जो उसने पंच लाइट जब जला दी तो जो उस गांव के जो पंच लोग थे, उन्होंने कहा जो भी तुमने किया वो सब आपको माफ़ किया जाता है, आराम से रहो, खूब गाओ सलीमा का गाना, कोई हमको दिक्कत नहीं है, तथा उत्सव मनाते हैं। अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नया जुड़ा हो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को भी वाणी देने में रेणु जी समर्थन रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। मेरे दोस्त, जो रेणु जी थे उन्होंने इस कहानी में आपको इतनी अच्छी बात बताई है और इसका समर्थन भी किया है। उन्होंने इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई थी। मेरे दोस्त, बस ये हमारी पंच लाइट की कहानी थी। ये 5 नंबर की आपको इंटरमीडिएट में देखने को मिलेगी। मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको अगर पंच लाइट की कहानी लिखने में दिक्कत होती हो तो एक हमने कहानी और रखी है, जो ये कहानी भी पूछी जाती है, उसमें बहादुर की कहानी पूछी जाती है। मेरे दोस्त, बहादुर की कहानी में मैं बताऊंगा मेरे साथी, बहादुर की कहानी में बताऊंगा मेरे दोस्त कि बहादुर की कहानी में क्या है। बहादुर कहानी है जो एक अमरकांत जी द्वारा लिखी गई। बहादुर कहानी एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के 7 परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट्टू व्यवहार की कहानी है। ये एक नौकर था, एक अच्छे मध्यवर्गीय परिवार में था, एक नौकर रहता था। उस नौकर के बारे में इसमें दर्शाया गया है कि नौकर के बारे में इन लोगों ने क्या कैसे व्यवहार किए हैं, क्या क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में आपको बताया गया है। ये अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। तो बहादुर एक नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है। जो एक बहादुर है वो 12 से 13 वर्ष का एक नेपाल का रहने वाला था। इसी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। मेरे दोस्त, जो इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर शहर जाता है, जो अपनी माता के संग में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसे सहन न कर करके उसे तंग आ गया और वो अपने घर से भाग कर शहर आ जाता है। वहाँ पर मेरे दोस्त, वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। निर्मला लड़की थी, उसके परिवार में वो काम करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करते हैं। कुछ समय तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया और जब समय बीतता गया तो उसके बाद गाली गलौज भी करना शुरू कर दिया और उसे मारने भी लगे। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम नहीं लगता था। एक दिन निर्मला के पुत्र किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। जो निर्मला का पुत्र था किशोर, उसने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका और वहाँ से अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति जब शाम को दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला
कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। निर्मला उसके पति और किशोर से बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। जो निर्मला था, उसका पति था, उसकी उसकी जो ईमानदारी थी उस पर विश्वास करता था। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं। और परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुन गईं खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी प्रिय है। इस कहानी को आप समझते हैं कि ईमानदारी के ऊपर ये कहानी थी और एक गरीब और एक रईस परिवार के ऊपर कहानी थी जो अमरकांत जी ने लिखी थी। इस कहानी को आपको याद कर लेना है, ये आपके 5 नंबर क्लियर कराएगी। या तो आपको पंचलाइट की कहानी लिख देना है या फिर बहादुर, दोनों में से अगर आपको एक जो याद कर पाए वो याद करके लिख देना, आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 2 प्रश्न हमने क्लियर कर दिए हैं और प्रश्न नंबर 3 के पास हम आते हैं कि प्रश्न नंबर 3 इसके बाद भी और कौन कौन से प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से अनिवार्य प्रश्न हैं, कौन कौन सा हम याद कर लें। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हास्य रस। प्रश्न नंबर 3 में बताता हूँ कि हास्य रस तथा श्रृंगार रस स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मेरे दोस्त ये आपको 2 नंबर क्लियर कराएगी। आपको ये हास्य रस के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में और श्रृंगार रस के स्थायी भाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप 2 नंबर क्लियर करके आ जाएंगे। इसी के साथ रूपक अलंकार, चौथा प्रश्न में हमने दिया है आपको रूपक अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित बताइए। इसे ये भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ये हर बार पूछे जा रहे हैं तो इस बार भी गारंटेड देखने को मिलेगा। आपके 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। और एक यहाँ पे आपको 5 नंबर में मैंने दिया है दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो मेरे भाई ये भी आपको 2 नंबर क्लियर कराएगा, ये आपको याद होना चाहिए। आपके 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। 5 नंबर वहाँ से क्लियर हो रहे हैं, 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, 11 नंबर का आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं। और प्रश्न नंबर 6 में हमने आपको बताया बहुत ही अति महत्वपूर्ण 9 नंबर का ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये आपको गारंटेड देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ये राष्ट्रीय एकता, ये निबंध आपको लिखना है। राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता है, या युवा शक्ति में असंतोष के कारण निवारण लिखिए, या स्वदेश प्रेम लिखिए, या जनसंख्या वृद्धि की समस्या लिखिए। ये आपको चारों में से एक आपको करना होगा और आपके 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे दोस्त। आपके 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अजय स्टूडी 95 को सब्सक्राइब कर लें। नए जोड़ो हो वो बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास तुरंत पहुंचे। मेरे दोस्त प्रश्न 7 में मैंने आपको बताया संधि विच्छेद के बारे में बताया मेरे साथी। संधि विच्छेद के बारे में मैंने आपको प्रश्न 7 में बताया है। आपको 1 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। पवना का संधि विच्छेद क्या है मेरे दोस्त? तो आपको बताना होगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको ये पहला होगा, ठीक है, होगा। प्रश्न नंबर 8 में मैंने आपको बताया है संधि विच्छेद की हरीश चुनौती का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो इसका सेकंड हमारा सही होगा, हरि प्लस चुनौती इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे पवित्रम का संधि विच्छेद बताया, यहाँ से भी आपको 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। पो प्लस इत्रम का संधि क्या है तो आपको बताना होगा। इसका सेकंड वाला सही होगा, पवित्रम इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया मेरे साथी? प्रश्न नंबर 10 में समास पूछा गया है। यथोचितम में समास कौन सा समास है मेरे दोस्त? यथोचितम में कौन सा समास है तो ये आपको बताना होगा मेरे दोस्त। ये आपको क्लियर करना होगा। तो ये यथोचितम में अगर मैं समास की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हमारा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त हमारा, इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी, अव्ययभी भाव इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है महात्मा में समास कौन सा है, यहाँ से भी आपका क्लियर 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको महात्मा में पूछा है तो मेरे दोस्त कर्मधास्य इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे साथी, कर्मधास्य इसका
करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, यहाँ भी एक नंबर आपका क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त। प्रत्यय पूछा गया है, गुरुत्वम में प्रत्यय कौन सा है, तो त्वम मेरे दोस्त, यहाँ पे ये आपका तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। भूता में प्रत्यय कौन सा है मेरे दोस्त, तो आपको इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 आपके बीच में बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है, जो एक साथ 8 नंबर का आपके बीच में करने जा रहा है, धमाल मचाने जा रहा है। इस पेपर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसी एक पत्र प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए मेरे दोस्त। आपको एक पत्र लिखना होगा किसी बैंक के शाखा प्रबंधक, पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र आपको इसके ऊपर लिखना है। या आपको ये ना लिख मिले तो ये किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना मेरे दोस्त। ये आपको देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। और भी कोई अगर पेपर में मुझे नई जानकारी मिल रही है, मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा मेरे दोस्त। आपको क्लास जरूर प्रोवाइड करूंगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक क्लास देने को तैयार हूँ, हिंदी मीडियम की। आपके साथ आपको एक क्लास और भी आने वाली है बहुत जल्दी। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको भी हम बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त। और हाई स्कूल वालों को भी एक क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे दोस्त। पेपर बहुत ही जल्दी, कम समय बचा है, कम समय में जल्दी तैयारी करो। मॉडल पेपर लेकर के बहुत ही शानदार तैयारी करो। आप अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।